हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हमने उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस किए। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मेन लिमिटेशन थी वो क्या थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें एग्जैक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर और कलर के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं दे पाई। इसीलिए आज हम एक नई थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसने इन दोनों ही पॉइंट्स को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया, एंड द थ्योरी नेम इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो आज थ्योरी हम पढ़ेंगे उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज लिगेंड फील्ड थ्योरी। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज लिगेंड फील्ड थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एच बैथे। हेनरी बैथे ने इस थ्योरी को प्रपोज किया और उन्होंने क्या कहा, उनका जो मेन अजम्पशन था इस थ्योरी को लेके, उन्होंने बोला कि जो लिगेंड्स है ना वो पॉइंट चार्जेस हैं। इन्होंने लिगेंड्स को क्या कहा, इन्होंने लिगेंड्स को एज्यूम किया दीज आर पॉइंट चार्जेस या पॉइंट डाइपोल। ये इनकी अजम्पशन थी, दे आर पॉइंट चार्जेस और पॉइंट डाइपोल। सो अकॉर्डिंग टू बेथे उन्होंने कहा कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन है ना वो कोई कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। इन्होंने उस इंटरेक्शन को नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज किसको माना है बेथे ने, लिगेंड को। पॉइंट चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो नाउ अब जो बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के बीच में वो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। यहाँ पे अब कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेथे ने अज्यूम नहीं किया। सो हम डिस्कस करते हैं CFT 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। We are going to discuss CFT 4 octahedral complexes. उससे पहले हम एक बार ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। मेटल सेंट्रल मेटल एटम विद सम पॉजिटिव चार्ज। मेटल को उसने कैटायन मान लिया और लिगेंड्स को उसने क्या मान लिया, पॉइंट चार्जेस। जो अनायन थे उनको पॉइंट चार्जेस और जो न्यूट्रल थे उनको पॉइंट डाइपोल। मेटल इज हेयर। तो अगर लिगेंड्स की बात करें यहाँ पे तो लिगेंड्स कैसे लाई करते हैं हमारे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ऐसे ही होता है ना, एक्स वाई जेड आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। सो वन लिगेंड इज हेयर, अनदर वन इज हेयर। ये काइंड ऑफ क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है कुछ इस तरीके से। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे ही बनाते हैं हम। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, दीज टू लिगेंड्स 1 and 2 दे आर लाई ऑन एक्स एक्सिस। ये कहाँ से आ रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ से। दे आर कमिंग फ्रॉम वाई एक्सिस एंड दे आर कमिंग फ्रॉम जेड एक्सिस। क्लियर। लिगेंड्स मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो इन दिस केस, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, these ligands come directly from the lobes या on the axis। ये ligands कहाँ पे आ रहे हैं, ये ligands आ रहे हैं on the axis। क्लियर। अब मेटल के d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो इन पॉइंट चार्जेस को क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट कराएंगे। दोबारा सुनिए, मेटल के डी में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ऑलरेडी, आप कोई भी स्ट्रक्चर वीबीटी से उठा के देख लीजिए, वहां पे आपके पास 3D में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रहे हैं, वो 2, 4, 6 वट एवर द नंबर, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा थे। तो वो डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन नेगेटिव चार्जेस को क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट कराएंगे, और उसी रिपल्शन के बेसिस पे हम CFT को स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहा CFT ने कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्जेस है, बट इस पॉजिटिव के पास डी ऑर्बिटल है, एंड द डी ऑर्बिटल्स आर dxy, dyz एंड dxz।
ये तीन ऐसे हैं, अगर हम एक कॉमन बना के देखें, एक्स वाई हम डिजाइन करते हैं, सो इनके लॉब्स कहाँ लाई करते हैं? इन बिटवीन द एक्सेस, lobes lies in between the axes। तीनों का सेम तरीके से डिजाइन हो जाएगा और लॉब्स कहाँ आएंगी? तीनों की ही एक्सेस के बीच में आएंगी। वहीं पे अगर हम बात करें इसके बचे हुए दो ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में, लाइक dx² - y², इसको डिजाइन करो, कैसे बनेगा ये? इसके जो लॉब्स है ना वो ऑन द एक्सिस होते हैं। नाउ द लॉब्स आर ऑन द एक्सिस। और dz² अगर आप डिजाइन करना चाहें तो वो भी डिजाइन कर सकते हैं। जो दूसरी लॉब है वो भी z के ऊपर ही है, इसीलिए उसको एज ए रिंग हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ dz²। अब यहाँ पे भी कहाँ है लॉब? ऑन द एक्सिस। क्लियर है? अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हमारे लिगेंड्स कहां से आ रहे हैं? एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं, एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर ही आ रहे हैं। डी ऑर्बिटल में बात करें तो ऐसे कौन से डी ऑर्बिटल हैं जिनकी लॉब्स एक्सिस पे लाई कर रही है? हमें क्लियरली दिख रहा है इन तीनों की लॉब्स तो इन बिटवीन एक्सिस लाई करती हैं, और यहाँ पे जो लॉब्स हैं वो ऑन द एक्सिस लाई करती है। क्लियर? नाउ let's discuss the CFT diagram for octahedral complexes। ये चीज क्लियर है? dxy, dyz और dxz की लॉब्स जो हैं वो इन बिटवीन है, और इन दोनों की लॉब्स जो है वो ऑन द एक्सिस हैं। सेकेंड थिंग, जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो ऑन द एक्सिस आ रहे हैं। क्लियर? नाउ इनिशियली जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन प्लस इसके पास डी ऑर्बिटल्स हैं 5। और जब तक लिगेंड नहीं है ना हमारे पास, ये हमारे क्या है? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। और डीजेनरेट का मतलब जिनकी एनर्जी सेम हो, हैविंग सेम एनर्जी। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे मेटल है, इसके डी ऑर्बिटल्स हैं। अब लिगेंड अगर सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं चारों तरफ से, तो क्या होगा? रिपल्शन क्रिएट होगी, और रिपल्शन की वजह से ये जो एनर्जी है ना इनकी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनर्जी लेवल डायग्राम, देयर एनर्जी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। पांचों की एक साथ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लिगेंड जो है वो सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं। जो एनर्जी है हमारी, इनकी एक साथ एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कब? लिखिए यहाँ पे, एनर्जी इंक्रीज व्हेन लिगेंड्स कम्स फ्रॉम सेम डायरेक्शन। पांचों की एनर्जी एक साथ इंक्रीज होगी। कब? जब हमें ऐसा लगेगा, जब कंपाउंड को ऐसा लगेगा कि जो लिगेंड्स है ना वो हर डायरेक्शन से सेम डिस्टेंस से आ रहे हैं। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे डीजेनरेट थी, लिगेंड्स नहीं थे, चारों की सबकी पांचों की बराबर थी। लिगेंड आए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे और लिगेंड्स के पास जो इलेक्ट्रॉन थे उनमें रिपल्शन हुआ, और रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी स्लाइटली क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब बात करते हैं इनमें से कुछ की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो गई और कुछ की एनर्जी कम रह गई। सिंपली अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो इंक्रीज हो गई, dx² - y² एंड dz², जिनको हम कहते हैं Eg, और तीन की एनर्जी कम हो गई या कम रह गई, dxy, dyz एंड dxz, एंड दिस इज नॉन एज T2g। ऊपर वाले को हमने कहा Eg ऑर्बिटल और नीचे वाले को हमने कहा T2g ऑर्बिटल। ये डिनोशन है, और ये डिनोशन किस वजह से? अब ये देखो, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहाँ से आ रहे थे? लिगेंड्स का जो इनकमिंग थी वो कहाँ थी? ऑन द एक्सिस। अब ऑन द एक्सिस ना डी के सिर्फ दो ऑर्बिटल से जो ऑन द एक्सिस लाई करते हैं।
अब लिगेंड यहाँ से आ रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे हैं, तो एग्जैक्टली लिगेंड की वजह से उन ऑर्बिटल्स को ज़्यादा रिपल्शन फेस हुई है जिनके ऑर्बिटल्स कहाँ थे, एक्सिस के ऊपर थे। तो उस रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इनको रिपल्शन कम मिला क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो अगर हम dxy की बात करें तो ये यहाँ प्रेजेंट है और लिगेंड यहाँ से आ रहा है, तो लिगेंड इन ऑन द एक्सिस आ रहा है, तो इन बिटवीन वाली लॉब्स को रिपल्शन नहीं मिला, तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। क्लियर? दोबारा देखते हैं। पांचों की एनर्जी इक्वल कब, जब लिगेंड्स नहीं है। अगर लिगेंड सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं या सेम डिस्टेंस से आ रहे हैं तो क्या हुआ, पांचों की एनर्जी ना एक साथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। आई एम अगेन सेइंग रिपल्शन की वजह से यहाँ एनर्जी बढ़ रही है। उसके बाद दो की एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो गई और तीन की एनर्जी कम हो गई। क्यों? क्योंकि दो ऐसे ऑर्बिटल्स थे जिनकी लॉब्स ऑन द एक्सिस लाई कर रही थी और लिगेंड भी कहाँ से आ रहा है, लिगेंड भी ऑन द एक्सिस ही आ रहा है। तो यहाँ पे लॉब है ऑन द एक्सिस और यहीं से लिगेंड को आना है, तो रिपल्शन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट these two orbitals have higher in energy and these three have lower in energy. नोट कीजिए इसको। ये दो ऑर्बिटल ऑन द लॉब्स हैं और ऑन द लॉब से लिगेंड आ रहा है, इसीलिए इनको ज्यादा रिपल्शन मिली और इनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो गई। नाउ दिस वन इज Eg, दिस वन इज T2g and this splitting is known as crystal filled splitting. इस splitting को हम क्या कहेंगे, crystal filled splitting. The splitting is known as crystal filled splitting. और ये जो पॉइंट है ना जहां पे इनकी एनर्जी बराबर है, सिंपली मैं यहां दोबारा लिख रही हूं, दो की एनर्जी इंक्रीज हो गई और तीन की एनर्जी कम रह गई। दिस इज Eg एंड दिस इज T2g। हम इनको फिल भी करके दिखाएंगे बट अभी सिर्फ समझिए इसको। दिस पॉइंट इज नॉन एज बैरी सेंटर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, बैरी सेंटर, जहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई ही नहीं है। इस पॉइंट पे कोई स्प्लिटिंग नहीं है, इस पॉइंट से आगे जाके स्प्लिटिंग है, राइट। दिस इज बैरी सेंटर वेयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज 0। सेकेंड थिंग, देयर इज अ रूल जिसको हम कहेंगे बैरी सेंटर रूल। और ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि स्प्लिटिंग हमेशा सेम रहती है। दिस रूल सेड द टोटल स्प्लिटिंग remains same. The total splitting remains same. जो भी यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। किस वजह से ये बात बोली गई है, क्योंकि जो हमारे लिगेंड्स है ना उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, वो अलग अलग एक्सटेंट पे स्प्लिटिंग करेंगे। पर बैरी सेंटर रूल कहता है कि जो ओवरऑल स्प्लिटिंग होगी ना वो हमेशा कैसी रहेगी, वो हमेशा सेम रहेगी। सेकेंड थिंग देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं। दिस स्प्लिटिंग इज नॉन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज बैरी सेंटर, this is Barry center. This thing is known as 0.6 delta naught, या हम इसको कहेंगे 3/5 डेल्टा नॉट, और इसको इस गैप को कहेंगे 2/5 डेल्टा नॉट या फिर 0.4 डेल्टा। बैरी सेंटर से जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है वो कितनी है, वो है 2/5 डेल्टा नॉट या 0.4 डेल्टा नॉट। दिस डेल्टा वर्ड, अब ये डेल्टा वर्ड मैंने यूज किया, दिस वन, ये रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। इसके बॉटम में जो ओ लिख रही हूं मैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल को। तो बैरी सेंटर से ऊपर कितना चेंज हुआ, 0.6 डेल्टा नॉट या 3/5 डेल्टा नॉट लिख सकते हैं, और बैरी सेंटर से नीचे जो डिक्रीज आया है उसको हम कहेंगे 2/5 डेल्टा नॉट या फिर 0.4 डेल्टा। एंड दिस स्प्लिटिंग वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द लिगेंड्स।
और उस चीज़ को बताएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे। So the next thing we are going to deal with spectrochemical series। क्या होती है ये सीरीज? ये सीरीज एक अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा लिगेंड वीक है। तो हम देखें तो दिस एंड, ये जो एंड है ये रिप्रेजेंट करता है वीक लिगेंड्स को, दिस एंड रिप्रेजेंट वीक लिगेंड्स एंड दिस एंड रिप्रेजेंट्स स्ट्रांग लिगेंड्स। सिंपली अगर हम इसको स्ट्रेंथ को स्प्लिटिंग से रिलेट करें तो हम बोलेंगे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है ना वो ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं एंड द वीक लिगेंड्स कॉज लेस स्प्लिटिंग। सिंपली मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कॉज मोर स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पेयर करना पसंद करते हैं, स्प्लिटिंग करना पसंद नहीं करते। वेयर एज वीक लिगेंड्स, अगर लिगेंड वीक है आपके कॉम्प्लेक्स में तो वो लेस स्प्लिटिंग होगी। अगर लिगेंड वीक है तो वहां पे लेस स्प्लिटिंग होगी, और अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो वहां पे मोर स्प्लिटिंग होगी। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, ये तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके बारे में बताती है? अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। सेकेंडली, हमारे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं वो ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, और जो हमारे वीक लिगेंड्स हैं वो लेस स्प्लिटिंग कॉज करते हैं। इसी के साथ एक और टर्म यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड द टर्म इज क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.4x प्लस 0.6y डेल्टा नॉट। सिंपली ये जो x है ना ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g एंड y इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। x रिप्रेजेंट करता है कि T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, और y रिप्रेजेंट करता है कि Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नोट कीजिए, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ इसको डील करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट, अपने कॉन्फ़िगरेशंस जो भी हैं उनको डील करना शुरू करते हैं। सिंपली वी हैव अ सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और सेंट्रल मेटल आयन के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज Mn पॉजिटिव, सेंट्रल मेटल आयन है। ये D1 में मिल सकता है आपको, D2 में, D3 के अंदर, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। मान लो कोई Zn+2 का कॉम्प्लेक्स हो तो वहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। जो स्टार्टिंग के 3 कॉन्फ़िगरेशंस है ना उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है, और ना ही लास्ट के 3 को फ़र्क पड़ता है। वट एवर इज योर लिगेंड। देखो कैसे, आपके पास D1 है, 1 2 3 4 5, आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल्स। 2 have higher energy because of the greater repulsion and 3 have lower energy. This is T2g and this is Eg. तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हमने अफबो प्रिंसिपल पढ़ा है, पहले लोअर एनर्जी फील्ड होते हैं और फिर हायर एनर्जी। सो दिस इलेक्ट्रॉन एंटर्स हियर, तो वो Eg में जाएगा ही नहीं, चाहे लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग हो या आपका लिगेंड वीक हो, वट एवर इज योर लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहेगा? इसी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। सो यहाँ पे अगर हम CFSC कैलकुलेट करें तो CFSC कैसे हो जाएगा? -0.1 T2g मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.6, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। सो द CFSC फॉर दिस इज -0.4 डेल्टा। क्लियर? दिस इज फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन। D1 के लिए पिक्चर क्लियर है?
एक इलेक्ट्रॉन इसी में एंटर करेगा और CFSC इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू हैव D2 कॉन्फ़िगरेशन. मान लीजिए आपके पास D2 कॉन्फ़िगरेशन. तो अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों यहाँ आ गए एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स हियर. ये भी ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, पहले यही फील्ड होगा. नाउ CFSC क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मल्टीप्लाई 2 हेयर एंड द आंसर इज 0.8 डेल्टा नॉट. डन. क्लियर है पिक्चर, समझ आ रही है अच्छे से. नेक्स्ट वन इज D3 कॉन्फ़िगरेशन. अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज अगेन एंटर्स. नाउ यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3. ऊपर वाला 0 ही है क्योंकि अभी तक EG के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर ही नहीं हुआ है. इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं उनका नंबर होता है X और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे उसका नंबर होता है Y. सो दिस वन इज गोइंग टू बी -1.2 डेल्टा. तो CFSC तो इजीली आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला है. अब हम देख लेते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस को जहाँ पे हमारे लिगेंड की स्ट्रेंथ मैटर करेगी. देखते हैं कैसे. लेट अस ड्रॉ 2 डायग्राम्स. इनके लिए, इनमें अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और एक तरफ हमारे पास वीक लिगेंड. स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या था, हमने लिखा अभी अभी मोर स्प्लिटिंग, और वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में क्या है, लेस स्प्लिटिंग. लेट्स डिस्कस अबाउट D4. दिस वन इज D5. ये जो भी आपका 3D ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 एंड 4. अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई. दिस इज EG एंड दिस वन इज T2. वीक के केस में ये जो स्प्लिटिंग है ये कम हुई. दिस इज EG एंड दिस इज T2. सेम हमने यहाँ पे D4 फिल किया, यहाँ पे भी D4 फिल किया. स्ट्रॉन्ग के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस एनर्जी गैप को जंप करके ऊपर जा सके. तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग के केस में, 1, 2, 3 एंड 4th इलेक्ट्रॉन मस्ट बी हियर इन द T2G. T2G के अंदर ही उसको बैठना पड़ेगा क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जंप करके EG के पास पहुंच सके. वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, 1, 2, 3, और ये स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी नहीं है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये वाला जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा, ये उसको रिपल्शन क्रिएट करेगा. और यहाँ पे जो स्प्लिटिंग एनर्जी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ जंप करना पसंद करेगा. क्लियर है. तो CFSC के केस में अगर हम बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब एक साथ लाते हैं ना तो एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को इजीली तो एडजस्ट नहीं करता, हमें एनर्जी देनी पड़ती है. तो उसको हम कहेंगे पेयरिंग एनर्जी. क्या कहेंगे, पेयरिंग एनर्जी. और ये जो गैप है इसको हम कह रहे हैं स्प्लिटिंग एनर्जी. सो वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में क्या हो जाता है, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी. इस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर होने की बजाय ऊपर चला जाता है. इज दैट क्लियर. वीक फील्ड लिगेंड्स में जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, स्प्लिटिंग एनर्जी के कंपैरिजन में. तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, वो जंप करके ऊपर चला जाएगा. जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन स्प्लिटिंग एनर्जी. ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खुद को एडजस्ट करना पसंद करता है. इज दैट थिंग इज क्लियर. सो अगर हम यहाँ पे CFSC कैलकुलेट करें दोनों के केस में, -0.4 मल्टीप्लाई 4 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 0 इलेक्ट्रॉन्स इन EG. सो आंसर इज गोइंग टू बी -1.6 डेल्टा नॉट. D4 अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ है तो CFSC आएगा -1.6 डेल्टा नॉट. वहीं पे अगर D4 वीक लिगेंड्स के साथ आएगा तो CFSC कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, -0.4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है हमारा. क्लियर. सो CFSC इज
-1.2 plus 0.6. Answer is going to be -0.6 delta naught. Is this thing is clear? So from here we can easily find out CFSC4, D4, D5, D6, D7. सबके लिए हम आराम से CFSC को कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें D8, D9, D10 की, तो ये फिर से ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई जिसको लिगेंड से कोई मतलब नहीं है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है. देखिए कैसे ये कैलकुलेट कर लेना. D4, D5, D6, D7. D4 मैंने करके दिखाया है. D5, D6, D7 आपको खुद करके देखना है. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए. नेक्स्ट वन इज D8 कॉन्फ़िगरेशन. यहीं से एक और चीज क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे हम. यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग के केस में पेयरिंग हो गई. तो अगर हम स्पिन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन, ये जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ने इसकी स्पिन को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से स्पिन कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई. तो जो भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं. कैसे होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. क्लियर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं. वेयर एज अगर हम यहाँ बात करें, देखो 1 2 3 4, यहाँ हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों की स्पिन काउंट हो रही है. सो वीक लिगेंड्स फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. वीक लिगेंड्स क्या बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. वीक कैसे बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं? लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. स्ट्रॉन्ग के केस में पेयरिंग एनर्जी कम होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है. वीक के केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है. क्लियर है ये पॉइंट्स आपको? सेकेंडली आपको वीबीटी में हमने मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में समझाया और मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करना भी सिखाया. तो यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मूला के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए कैसे. इन दिस केस वी हैव ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज गोइंग टू बी अंडर रूट n, n प्लस 2, n इक्वल्स टू 2. सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4, 8. और इस केस में D4 के ही साथ वीक लिगेंड में मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा? 1 2 3 4. नाउ इन दिस केस वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो 4 प्लस 2, सिंपली 4 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24. तो यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना, वो वीकली पैरामैग्नेटिक होते हैं. कैसे होते हैं? वीकली पैरामैग्नेटिक. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमारे लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. किस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. सेकेंडली स्ट्रॉन्ग के केस में पेयरिंग एनर्जी कम होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है. वहीं पे इनका कंप्लीट अपोजिट हमारे पास आ जाते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में. क्लियर? सो लिखिए, आप इसको नोट कीजिए. सो अभी तक हमने जो भी चीज़ डिस्कस की, हम उसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. Fe CN6 3 positive 3 negative. So in this compound first thing is oxidation state. देखो आयरन की X plus 6 Cn negative equals to -3. So X is going to be plus. आयरन कितना होता है एटॉमिक नंबर? 26, 3d6, 4s2. एंड आयरन प्लस 3 क्या हो जाएगा? लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3d5. ध्यान से देखिए इस चीज को. D से डायरेक्ट 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने हैं, पहले S के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और फिर D का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. क्लियर है? नाउ वी हैव 3d5 एंड Cn नेगेटिव. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए अपनी. Cn नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. is a strong filled ligand. अब strong filled ligand क्या करेगा? Cause
more splitting, secondly आप लिख सकते हैं cause pairing, strong field ligand form low spin complex, और मैग्नेटिक बिहेवियर हम कैलकुलेट करके देखते हैं. इट्स D5. 1 2 3 4 5 on splitting. Pairing हो जाएगी 1 2 3 4 5. Only one unpaired electron, so behavior is weakly paramagnetic. Weakly paramagnetic, and magnetic moment is 1 plus 2 अंडर रूट 3. क्लियर हो जाएगी मैग्नेटिक मूवमेंट भी. अब यहाँ पे दो ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट है डी के. अगर सिंपल अब वीबीटी को यूज करो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास अवेलेबल है. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा. D2 अंदर के यूज हो गए, एक S यूज कर लिया और 3 P यूज कर लिए. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज D2sp3. क्लियर है, समझ आया सारी चीजें. दोबारा हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया. स्प्लिटिंग कॉज करता है ज्यादा, पेयरिंग हो जाती है, लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनते हैं. दूसरा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना, उनमें पेयरिंग एनर्जी कम होती है स्प्लिटिंग एनर्जी से. इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, इजीली पेयरिंग हो जाती है. अगर हम CFSC की बात करें यहाँ पे देखो तो -0.4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 0 तो आंसर आ जाएगा 2.0 डेल्टा. ये आ जाएगी CFSC इस कंपाउंड की. तो इजीली अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से आप नेचर, बिहेवियर, स्पिन सब कुछ बता सकते हैं इजीली. क्लियर. द लास्ट थिंग इज वी डिस्कस अबाउट कलर, कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, coordination compounds of transition metals are generally colored. CFSC से related लास्ट चीज हम डिस्कस करेंगे इज कलर. And the thing which is responsible for the color of transition metals is DD transitions. DD transitions. और जनरली हम इसके लिए एक कलर व्हील यूज करते हैं जो हमें रिस्पेक्टिव कलर कंपाउंड्स का बताने में हेल्प करता है. एंड कलर व्हील इज नथिंग स्पेशल, सिंपली जो विबग्योर आप लोगों ने पढ़ा है उसी को हम कलर व्हील कहेंगे. आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, सो इस टाइप से कलर व्हील होता है. VBGYOR. और जो अपोजिट होते हैं ना उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर. जैसे रेड एंड ग्रीन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ब्लू एंड ऑरेंज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वॉयलेट एंड येलो आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. सिंपली देखो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन्स है, d ऑर्बिटल इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 3r here and 1 is 2r है. अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन ने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया और ये यहाँ पे जंप कर गया. एब्जॉर्ब एनर्जी, मान लो इसने वॉयलेट रेंज के एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चला गया. बट आफ्टर सम टाइम दिस इलेक्ट्रॉन कम्स बैक बाय एमिटिंग एनर्जी. एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ऊपर जंप गया उसने. क्लियर. बट कुछ टाइम बाद क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेगा और वापस अपने घर आएगा. तो जिस टाइम पे वो एनर्जी को रिलीज करता है, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो, तो वो किस टाइप की लाइट को एमिट करेगा, येलो कलर की लाइट. और इजीली यहाँ से हमें पता चलेगा या हमारा कंपाउंड जो है वो हमें येलो कलर का विजिबल होगा. इज दैट थिंग इज क्लियर. कलर व्हील, अगर ब्लू को एब्जॉर्ब किया तो कंपाउंड ऑरेंज दिखेगा, रेड को एब्जॉर्ब किया तो कंपाउंड ग्रीन दिखेगा. इस कलर व्हील में भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन फ्रेम बहुत इजीली होते हैं यहाँ से. सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी.
कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पढ़ के आइए, CFT को प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू।